नमस्कार, दोपहर के 2 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक न्यूज रूम लाइव में। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। इस कार्यक्रम में ज्ञान व्यापी से लेकर काली विवाद, यहां तक कि ज्ञान व्यापी के अलावा काली विवाद और देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको बाखबर। मलिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस बुलेटिन में इसके अलावा आपको एक ऐसे खतरनाक ट्रेंड के बारे में बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये खबर अमरावती से है। किस तरह से नुपुर शर्मा का समर्थन करने की वजह से कुछ लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे राजीव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड की लगातार जांच चल रही है, लेकिन साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाया और पुलिस कमिश्नर ने एक एक आरोप का जवाब दिया है, वो आपको सुनाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आपको बताऊंगी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पीछे जो 2 शूटर थे, अब उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। किसने बहुत नजदीक से मारी गोली, क्या थी उनकी मंशा, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे आगे। सही। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हम आपको महाराष्ट्र भी लिए चलेंगे। राजनीतिक लड़ाई में एक बार फिर से शिंदे गुट की जीत हुई है और बहुमत हासिल कर लिया है सदन में। लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले में अदालत में जिला अदालत में सुनवाई शुरू होने वाली है और ये सुनवाई बस सबसे कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। ज्ञानवापी केस में आज फिर से वाराणसी की जिला अदालत में 2 बजे, यानी कि बस अब कभी भी सुनवाई शुरू हो सकती है। मुस्लिम पक्ष केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गया था, जिसने मामला जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मुस्लिम पक्ष पिछली सुनवाई 30 मई पर कर चुका था, जब कुछ दलीलें अपनी रख चुका है। आज एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर आगे की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने पूजा करने की मांग की, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये याचिका खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी पूजा स्थल एक्ट के तहत आती है। इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता समर्थ से बात करेंगे हमारे सहयोगी शुभांकर। असमर्थ, पहला सवाल तो यही है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है विष्णु जैन और हिंदू पक्ष की तरफ से कि पूजा का अधिकार मिलने की यहां पर दलीलें पेश की जाएंगी। जरा बताइए इस सुनवाई में क्या कुछ बातें अहम रहने वाली हैं? शुभांकर, आज बड़ा दिन है क्योंकि ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ की तस्वीरें। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी का गेट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और ये एक बहुत अहम दिन है क्योंकि यहाँ पर आज प्रॉपर समर वेकेशंस के बाद कोर्ट एक बार फिर से खुला है और आप यहाँ पर मौजूदगी अगर देखेंगे, चहलकदमी यहाँ पूरे एरिया में बढ़ गई है और ये वही रोड है जो पूरी कनेक्ट करती है। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत है। इसके अलावा अपडेट एक ये है, केवल 40 लोग कोर्ट रूम में अलाउड होंगे, जिसमें याचिकाकर्ता हैं, जिसमें एडवोकेट्स हैं। उनके अलावा कोर्ट रूम में किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर जो आपको बता रहा हूं मैं। इसके अलावा रही बात दलीलों की, तो मुस्लिम पक्ष जो है दलीलें आज फिर पेश करेगा। पिछले 2 दफा से वो लगातार पेश कर रहा है। कुल 52 है, जिसमें से लगभग 40 के अराउंड होने की हो जानी है। उसके अलावा आज से लेकर कल तक का समय मुस्लिम जो पक्ष है वो ले सकता है, जिसमें उसकी दलीलें खत्म होंगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखना शुरू करेगा। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। मलिका। बिल्कुल, और समर्थ आपके पास हम आगे लौटेंगे, लेकिन समर्थ ने ही विष्णु शंकर जैन से बातचीत की थी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को जोर देकर के कहा कि जो कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट दायर की गई है उसमें शिवलिंग की बात स्पष्ट सामने आ रही है। सुनते हैं क्या बातचीत हुई समर्थ और विष्णु शंकर जैन के बीच। आज एक बार फिर मेंटेनेबिलिटी का केस वाराणसी कोर्ट में शुरू होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, आज का क्या है, आज क्या होना है कोर्ट में? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पिछली 2 हियरिंग में अपने बहस रखी थी कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। हमारे जो प्लेन के 50 पैरा उसमें 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है। आगे के पैरा उनको पढ़ने और अपने सबमिशंस कोर्ट के सामने रखने, और जब उनकी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी
उसके बाद हम उसमें अपने जवाब रखेंगे। कितना वक्त लग सकता है? आज का 2 दिन लग सकता है? मुझे लगता है आज और कल मुस्लिम पक्ष अपने बहस, मुझे ऐसा अनुमान है, हो सकता है आज ही वो अपनी बहस खत्म कर दें, नहीं तो आज और कल वो 2 दिन का समय और ले सकते हैं अपनी बहस कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। लगातार 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए 91 का एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अभी इस केस में एविडेंस लीड करी जानी है और धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का 15 अगस्त 1947 को क्या था ये तय होना है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के थ्रू ही लीड हो सकता है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर कोर्ट ये तय करती है एविडेंस के बाद कि धार्मिक स्वरूप मस्जिद का था 15 अगस्त 47 को, तब ये जगह मस्जिद की रहेगी, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था तो ये जगह हिंदू मंदिर की रहेगी, और तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई करेगा। आपने हरिशंकर जी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग चाहेंगे कि एएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिससे कि चीजें पारदर्शिता सामने आए। देखिए अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। मतलब आगे ले जाएंगे ऐसे? नहीं बिल्कुल, एएसआई तो आगे चल के हमें करना ही करना है, पर वो कब करना है, कैसे करना है, एक बार सारे लोगों से डिस्कस करके और सारे महिला याचिकाकर्ताओं से डिस्कस करके हम उसमें आगे बढ़े। रवि दिवाकर का लेटर और फिर जो आपने देखा होगा, तो कैसे देखते हैं आप? कौन सा लेटर? जो जज साहब का लेटर आया कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब मुझे अक्सर के वो मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग्स मिल रहे हैं। हाँ नहीं, बहुत वो सेंसिटिव और सीरियस इशू है। जिस तरह से एक सिटिंग जज को, जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिसाइड किया, उनको जिस तरह से थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी जांच भी कर रही है, जो मेरी नॉलेज में बात आई है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। और मैं आशा करूंगा कि इस देश की जुडिशरी के न्यायाधीश जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी जाए और वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर पाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इस सुनवाई से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि आज मुस्लिम पक्ष कई अहम बिंदुओं पर अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजीव। बिल्कुल मलिका, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानवापी का मामला, लंबा अंतराल था, छुट्टियां थी और उसके बाद से आज एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। एक अपडेट आपको देंगे। शिवलिंग पूजा की इजाजत मिले, हिंदू पक्ष की ये मांग है। हिंदू पक्ष यही चाहता है कि हमें पूजा की इजाजत मिले, श्रृंगार गौरी की हम नियमित पूजा कर सकें, ये मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि नहीं, पूजा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने वहां पर दलीलें दी थी, 30 मई को ये दलीलें दी गई थी, लेकिन उसके बाद आज सुनवाई होने वाली है और ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कुल 33 बिंदुओं पर अब मुस्लिम पक्ष अपना लॉजिक, अपना तर्क देने वाला है। 12 बिंदुओं पर दलीलें अब तक रखी जा चुकी है, लेकिन अब 33 पहलुओं पर जो है अपना पक्ष रखेगा। 23 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष को अब जो कुल बची 23 पहलू हैं उन पर अपनी बात रखने वाला है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के दावे क्या क्या, ये मामला सुनवाई के योग्य नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष कह रहा है कि पूजा स्थल है, हमें ये पूजा स्थल एक्ट में आता ही नहीं है, लिहाजा पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। श्रृंगार गौरी वहां पर है, वहां पर पूजा होती है, लिहाजा पूजा हमें करने दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष का केस खारिज किया जाए, मुस्लिम पक्ष सीधा सीधा कह रहा है। शिवलिंग वहां पर मिला है, हिंदू पक्ष का दावा है, लिहाजा हमें वहां पर भी जाने की इजाजत मिले, उसमें भी पूजा की इजाजत अब हिंदू पक्ष मांग रहा है। लेकिन इस बीच में याचिकाकर्ता वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो श्रृंगार गौरी पे चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो और विलंब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। जैसा कि विष्णु जी ने बताया कि हम लोग ने बाबा जी की मुक्ति के लिए जल्दी से हम लोग के बाबा जी मिले, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से, हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की, माँ गौरी की पूजा कर सकें। और हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा। इसी मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए, हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। यही हम लोग इच्छा, बाबा से आशीर्वाद लेने। तो इस सुनवाई में भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का अमरावती में उमेश कोल्हे हत्याकांड की अब बात करेंगे और खबर को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल राजीव, और देखिए इस खबर से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है कि वो लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं या जो समर्थन कर रहे हैं नुपुर शर्मा के बयानों का, उनको अब धमकियां मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अमरावती में कुछ लोगों को फोन पर धमकियां मिली हैं। ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर कुछ लोगों को फोन आए हैं जिसमें नुपुर शर्मा के लिए दिए गए समर्थन को लेकर उनको धमकियां मिल रही हैं।
तो नुपुर के समर्थन पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें, रहबर एनजीओ की हेल्पलाइन से दी गई धमकी। बोला कौन बात कर रहे? जय मोबाइल से बोल रहा हूँ भैया। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है रखने में आ आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी। मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना व्हाट्सएप पे डालना था क्यों? मैंने बोला फिर मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता। जैसा ठीक है ना, मैं आपको लग रहा है मैं जैसी माफी मांगा वैसी मांगना पड़ेगा, ना तो क्या है पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया, मैं आपको भेजता हूँ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो भेजा। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सुनिए क्या हुआ हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता हूँ, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। क्या हुआ? सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ, गोपाल राठी ने कैसा बनाया, हाँ वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम अभी आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम? मैं एक बार अपना पक्ष रखूं, एक बार सुनते हैं मेरी बात भैया। हाँ बोल। किसी ग्रुप में मेरे को आया, अपन 3-4 के सिलेक्ट करते स्टेटस रखने के लिए, तो गलती से मेरे सिलेक्ट हो गया। जब मैंने देखा ऐसा कैसा हो गया गलती से? गोपाल राठी का भी गलती से हो गया। ये नाटक उठाएंगे तुमने। एक मिनट सुनो, 4 मिनट में खुद ही क्यों डिलीट करूंगा? सिर्फ 4 मिनट में जब मेरे को गलती लगी तभी किया हुआ ना। वो गलती से सिलेक्ट करने में आ गया, हम सबसे यही गलती से हो गया वो। हेलो, हाँ जी, मैंने बोला अभी वीडियो बनाओ और याले व्हाट्सएप पे डालो मेरे लिए। लाइट बंद है, आधे घंटा लाइट आने दो, मैं वीडियो बना के पक्का भेजता हूँ। आज के मेरे व्हाट्सएप पे अभी आधे घंटे के अंदर वीडियो ना। ये आपका नंबर है ना भैया? यहाँ लाइट बंद है, जैसे लाइट आ जाए मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक। हाँ ठीक है। राजीव मिर्जा बात कर रहा हूँ सर, रहबर हेल्पलाइन अमरावती से। हाँ सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ, तो सर उसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा लगा बोला आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग शरीक है, हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर। हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे ऐसे स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। अरे निकाल देते स्टेटस में। नहीं सर, उसकी कुछ तो वजह होंगी, आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी के सामने गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देश कौन सा देश? मैं कोई इंसान के खिलाफ कुछ नहीं है। नहीं सर, आपने सर मुसलमानों के खिलाफ रख लिए ना। हाँ, आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ। ठीक है, तो सोचिए आप, ये ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनवाई। उन लोगों को धमकियां दी जा रही जिन्होंने स्टेटस में नुपुर शर्मा का समर्थन किया है उनको, और वो लोग से कह रहे हैं कि आप एक और वीडियो बनाइए जिसको अब हम वायरल कराएंगे। सही जी। तो आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा के पास। मुनीश अमरावती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, कोई कार्रवाई इस ऑडियो में जिसकी आवाज है उसके खिलाफ हुई है, या इस तरह की जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है अभी तक? जी देखिए सईद, मैं बड़ी बात आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जिन लोगों ने फोन किया हुआ है उसमें से एक शख्स जो है वो जय मोबाइल फोन शॉप है, यहाँ पर दुकान है एक अमरावती में, उसके मालिक को फोन किया हुआ था और उसने क्या किया हुआ था, एक व्हाट्सएप स्टेटस नुपुर शर्मा के समर्थन में डाला था। आई लव नुपुर शर्मा, ये स्टेटस डाला हुआ था उसने।
इस स्टेटस के डालने के 4 मिनट के अंदर में उसको जिस शख्स का फोन आया था वो वही शख्स था जो कि इरफान शेख की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। रहबर नाम का एक एनजीओ है इरफान शेख का, उससे जुड़ा हुआ है। इरफान शेख कौन है? इरफान शेख उमेश कोहले की मौत का जिम्मेदार है। पूरी जो हत्याकांड हुई है उसका मास्टरमाइंड है। उमेश कोहले की मौत इसी वजह से हुई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया और उसी के संस्था से एक जो शख्स है वो ये फोन करता है। तो फिलहाल के लिए पुलिस ने इसमें दोनों के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया है और अब इसमें वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका कहना है कि जो भी फोन किए थे उनकी पहचान की जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल मुनीश पांडे, हमारे संवाददाता मुनीश पांडे हमारे साथ थे और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे शुभांकर। देखिए सईद, बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर ये पूरा मामला जो 21 जून का है लेकिन अब तक ये शांत है। एनआईए जांच आती है, उसके बाद तमाम तरह के जो खुलासे हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और खबर क्या है आपको बताते हैं। एनआईए से जुड़ी खबर है। दरअसल पूछताछ जो है किसी अज्ञात स्थान पर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एनआईए ने जितने आरोपी हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन सभी को गाड़ी में बिठाया एनआईए के अधिकारियों ने और उसके बाद किसी अज्ञात स्थान पर इन आरोपियों को ले गए। वहां पर फिलहाल इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस रहबर एनजीओ का जिक्र हो रहा है उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि कैसे सिर्फ उमेश नहीं बल्कि उमेश के अलावा कई और लोगों को धमकियां दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आप वीडियो स्टेटस डालिए वरना आपको देख लेंगे, हम आपको पहले से जानते हैं। हैरान करने वाली बातें और कई तरह के सवाल जो है लगातार खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच में आपको बता दें कि एक सवाल जो है वो आरती सिंह को लेकर भी है। तो तमाम सवाल जो हमने दिखाए लेकिन सवाल उठा कौन रहा है, किस पर सवाल हो रही है, आपको मल्लिका बताएंगे। बिल्कुल, सांसद नवनीत राणा पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल उठा रही हैं, उनकी कार्रवाई को सवालों के घेरे में डाल रही हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने 2 आरोपी अरेस्ट किए और वो तुरंत हमने अरेस्ट किए। उसके बाद और जो क्लूज मिले उनसे बाकी आरोपी अरेस्ट हुए। पर कहीं ना कहीं बहुत कॉन्क्रीट ढंग से आरोपी तो हम अरेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास बहुत क्लूज थे आरोपी के इन्वॉल्वमेंट के, पर मोटिव पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए और एविडेंसेस की ज़रूरत थी। हमें अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस मिले हैं उससे प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि दिस वाज अ केस जहाँ पे बिकॉज द डिसीज्ड उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, उसकी वजह से जो आरोपी है उन्होंने ऐसा किया, ऐसा अभी तक समझ में आ रहा है। पहले जो उन्होंने ऑफेंस लिखा और जो 12 दिन में उन्होंने हमसे बात की वो यही बोला गया है कि ये चोरी का मामला दिखता है, ये कोई सीरियस वैसा कोई ऑफेंस नहीं है। जब हमने केंद्र को डिमांड की, जब केंद्र की एजेंसी यहाँ तक पहुंचती है तब जाके वो स्पष्टीकरण देते हैं। अगर उन्होंने एफआईआर में ये नहीं लिखा तो एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखा कि ये सेम मैटर रिलेटेड करता है जो उदयपुर में जो टेलर के साथ हुआ, ये क्यों नहीं उसमें नोन की कि नुपुर शर्मा की इन्होंने पोस्ट वायरल की करके उनका मर्डर किया, ये क्यों नहीं बताया गया, क्यों 12 दिन के बाद उन्हें जा गई। जब यहाँ पर एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन करने आती है तब होम मिनिस्टर जब लेटर इशू करते हैं एनआईए को जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो तब। पहली बात तो ये आरोप सिर्फ एक जो सांसद मैडम है सिर्फ उन्होंने आरोप किया, ऐसा आरोप किसी और ने आज तक नहीं किया है। इस आरोप की वजह क्या है मालूम नहीं। हमारी मैडम ने हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी से बात नहीं की और बात नहीं की तो कम से कम एफआईआर में देख लेना चाहिए था हमने सेक्शंस क्या लगाए। अगर हमें मामले को दबाना ही होता तो हम चोरी या डकैती के सेक्शंस लगा के दबा देते या आरोपी नहीं पकड़ते। हमने पहले 2 आरोपी पकड़े, फिर 4 पकड़े, 5 पकड़े, मुख्य आरोपी पकड़ा, 7 आरोपी पकड़े गए हैं। तो और कहीं भी हमने चोरी या डकैती आज तक ना हमने ऐसा प्रेस नोट दिया ना हमने ऐसी सेक्शंस लगाई। तो ये टोटल ही बेबुनियाद आरोप सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। मुझे 12 साल हुए अमरावती में। जब मैंने बाकी लोगों से पूछा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं करीबन 15-20 साल के अंदर कभी राइट्स हमारे अमरावती में हुए। यही कमिश्नर ऑफ पुलिस थी जब ये राइट्स हुए, तभी भी हमारे अमरावती के लोगों को अधिकारी आ जाते हैं और चले जाते हैं, पर रहना तो अमरावती के लोगों को है यहाँ पर। अगर ये सुरक्षा नहीं दे सकते तो सुरक्षा को बिगाड़िए भी मत। आज जैसे इन्होंने ये प्रकरण दबा के रखा और आज 12 दिन के बाद जाके बोलते हैं कि ये नुपुर शर्मा का केस है, हिंदू विचारधारा वाले लोग हैं करके उनका मर्डर हुआ।
तो ये सब चीजों को अगर हमने देखा तो मुझे लगता है इसमें सबसे बड़े वो गुनाह करके गुनहगार हैं तो उनके साथ कमिश्नर भी है, तो इनके ऊपर कार्रवाई जो होगी वो केंद्र को भी मांग करूंगी, मैं अमित शाह जी को भी करूंगी और पार्लियामेंट में भी ये सब्जेक्ट लेके आऊंगी। तो उमेश कोले की मौत का मामला कई दिनों तक दबा रहा। अब इस मामले की हर एंगल से जांच हो रही है, लेकिन सांसद नवनीत राणा पुलिस पर इस मामले को दबाने का आरोप लगा रही है, लेकिन पुलिस इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई, लेकिन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो हो रही है भाग्यनगर की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। अब चर्चा का विषय यही है। ये टीआरएस के गढ़ में बीजेपी के मिशन तेलंगाना का शंखनाद। ये टारगेट 2024 के लिए केसीआर पर सीधा निशाना है। ये भाग्यनगर में भगवा लहराने के लिए बीजेपी का मंथन है। कष्टों से बचाओ, रोग हरो मां, शोक हरो मां, कष्टों से बचाओ। जैसे ही हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई, वैसे ही केसीआर की चिंताएं शुरू हुई। बीजेपी की इस बैठक में केसीआर को घेरने और तेलंगाना को जीतने की शपथ ली गई। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। सवाल ये है कि बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना को बैठक के लिए क्यों चुना। सबसे पहले ये समझिए, बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में केसीआर सरकार को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तेलंगाना टीआरएस का गढ़ है और बीजेपी इस गढ़ को चुनावी मैदान में जीतना चाहती है। अगर बीजेपी अगले साल तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2024 लोकसभा को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि हिंदी बेल्ट में वो पहले से ही टॉप पर है और उससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी को सीटें कम होने का खतरा है, इसीलिए ऐसे राज्यों को चुना है जहां बीजेपी को आगे बढ़ने की संभावना है और इस लिस्ट में एक नाम तेलंगाना भी है। आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतिम बैठक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी, जहां भाजपा ने 2022 की शुरुआत में प्रचंड जीत दर्ज की थी। तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। एक तरफ हैदराबाद को भाग्यनगर से हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी, तो दूसरी तरफ जेपी ने उन जातियों के बीच भी अपनी बैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है जो अभी तक टीआरएस का वोट बैंक माने जाते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आक्रामक तेवर की मात्रा भी बढ़ा दी। इन सारी वजहों से बीजेपी को तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में बढ़त भी मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को इन 8 सीटों में से महज 1 पर जीत मिली, लेकिन 2019 के चुनावों में टीडीपी का सफाया हो गया और बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों को जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा टीआरएस 9 पर आ गई, कांग्रेस 3 पर जीती। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10.5% से बढ़कर 2019 में 19.5% हो गया। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि निजामाबाद में केसीआर की बेटी कविता बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी से हार गई। अरविंद टीआरएस के पूर्व नेता डी श्रीनिवास के बेटे हैं। इस हार ने बीजेपी को एक सियासी किक दे दी। यही वजह है कि बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई को टीआरएस व्यक्तिगत लड़ाई तक ले आया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब 2 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें से एक वो शूटर जिसने बहुत ही नजदीक से सिद्धू को गोली मारी थी। सही सिर्फ 19 साल का है और ये 19 साल का जो शूटर है वो हरियाणा के सिरसा से इसे गिरफ्तार किया गया है। पहला इसका मर्डर है, गुजरात में छिपा हुआ था।
बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शूटर को गिरफ्तार किया गया। अंकित सिरसा इसका नाम, 19 साल की उम्र, और ये पहला मर्डर उसका था। 7 जून तक दोनों गुजरात में छिपे थे। मर्डर से पहले इन लोगों ने वीडियो भी बनाया था। अंकित 9वीं पास और सिर्फ 4 महीने पहले उसने गैंग ज्वाइन किया था। हथियारों के साथ अंकित और सचिन के कई फोटो वायरल हो रहे हैं। अंकित सिरसा ने दोनों हाथों से गोलियां चलाई थी। प्रिवत फौजी और अंकित ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी ताकि कभी जरूरत पड़े तो भागने में मदद मिले। पुलिस की 6 टीमें शूटरों की तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और फिलहाल ये बड़ी गिरफ्तारी है। 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। ये पहली हत्या है इसकी अंकित की। अंकित सिर्फ 19 साल का है और पहली बार उसने कोई इस तरह का जुर्म किया है। लेकिन गुजरात में छिपा हुआ था। 7 जून तक दोनों वहां पर छिपे थे और बहुत ही शातिराना ढंग से करीब से गोली मारी। पहली हत्या की 19 साल का ये शूटर अंकित और उसका दोस्त, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाले को बेहद नजदीक से गोली मारने वाला ये शूटर गिरफ्तार कर लिया गया और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी सफलता है। इसके हाव भाव देख लीजिए आप। 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी कामयाबी है। गुजरात में छिपे हुए थे और 7 तारीख तक ये दोनों गुजरात में ही थे। अंकित और उसके दोस्त दोनों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 19 साल के शूटर जिसका नाम अंकित है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार किया है। और एक और यहां पर बड़ी खबर यह है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद हो गया है और ये विवाद काली मां को सिगरेट पीते हुए पोस्टर में दिखाया गया है। तो हिंदू महासभा के अजय गौतम ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से शिकायत की है कि प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया जाए, प्रोड्यूसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शिकायत की एक कॉपी गृह मंत्रालय को भी भेज दी है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद भी काफी नाराज है। विनोद बंसल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। किसी दूसरे की सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक तरफा भी नहीं हो सकती। जिस तरह से मां काली का अपमान उन्होंने किया है, किसी और संप्रदाय के आराध्य देवों का उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो सार्गी हब्द हो जाता, सर तन से जुदा हो जाता। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी और कनाडा की सरकार को, भारत सरकार को भी इस बारे में अविलंब कठोरतम कदम उठाने चाहिए और ऐसे सब न सिर्फ फिल्मों को बैन करना चाहिए बल्कि ऐसे विदूषित मानसिकता के लोगों को भी अविलंब अरेस्ट करके इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। तो सियासत का यही दस्तूर है, पासा कब कैसे पलट जाए मल्लिका, किसी को शायद कानो कान तक खबर नहीं होती। बिल्कुल, काफी दिलचस्प रहा अभी तक जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम रहा। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।